नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का भाग दो। वैदिक सभ्यता का भाग एक हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं। आज जानते हैं वैदिक सभ्यता के भाग दो में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता एक पितृ प्रधान सभ्यता थी। जिस तरह से सिंधु सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी, ठीक उसी का अपोजिट है वैदिक सभ्यता एक प्रकार का पितृ प्रधान सभ्यता था। यहाँ पे पिता के नाम से वंश रखता था, जबकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें उस समय क्या था कि माता के नाम से वंश चलता था। यहाँ आके अपोजिट हो गया। वैदिक सभ्यता कैसी थी? एक पितृ प्रधान सभ्यता थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार तो अभी के अनुसार दे दिया गया है, वास्तव में समाज की सबसे छोटी इकाई को उस समय कुल कहा जाता था। कुल के प्रधान को कुलप कहते थे। कुल के प्रधान को कुलप कहते थे। कुलप प्राय जो होता था, कुल यानी कि परिवार का मुखिया होता था पिता को कुलप कहते थे। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये बात कर रहे हैं हम ऋग्वैदिक काल में। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये अभी हम ऋग्वैदिक काल में चल रहे हैं। इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति यानी पति के भाई होना चाहिए। मृतक पति के भाई यानी देवर से विवाह कर सकता था। इस काल में यहाँ तक था कि कोई यदि किसी का पति मर जाता था तो वो अपने मृतक पति यानी देवर के साथ विवाह कर सकते थे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी महिलाएं मिली है, क्या महिलाओं का वर्णन है जो काफी विद्वान थी। उसमें से ऋग्वेद में सिर्फ लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वास, आपला जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि एक महिला गार्गी थी जिन्होंने वाद विवाद में गार्गी नामक महिलाओं ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य काफी महान व्यक्ति थे, इनको भी गार्गी नामक व्यक्ति ने वाद विवाद में चुनौती दे दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहते हैं। जीवनोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते हैं। जीवनोपार्जन के लिए जो वेद वेदांत पढ़ाते थे उसे उपाध्याय कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस एक प्रकार का शराब हुआ करता था। यह प्रायः वनस्पति औषधियों से बनता था। आर्यों का यह प्रमुख पेय पदार्थ था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास, उष्णिस। पूरा वस्त्र पूरे अंग को ढकते थे। अधिवास जो था वो क्या होता था कि आधा अंग को ढकते थे अधिवास। उष्णिस मतलब वह गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र को उष्णिस कहते हैं। अब चलते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तन। ऋग्वेद में नियम कानून संविधान कहा जाए या नियम कहा जाए, उसका मुख्य आधार प्राचीन काल ऋग्वैदिक काल में क्या था? वो वेद वेदांत या पौराणिक ग्रंथ हिंदू धर्म का ग्रंथ हुए सभी ये यही थे, जिसके आधार पर समाज में शांति व्यवस्था, समाज में नियम बनाए जाते थे। अब देखते हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या किए, बहुत सारे दर्शन की रचना की, अपने अनुसार पढ़ करके अपना नियम को दिया। उसमें से सबसे पहले पढ़ते हैं चारवाक के बारे में। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि चारवाक। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बद्रायन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कनाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि गौतम। और भारतीय परमाणुवाद का जनक ऐसे कनाद को कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि परमाणु प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। भारतीय परमाणुवाद का जनक कनाद को ही कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।